पास एक सवाल ये है कि एक मोटरसाइकिल है या मोटर बाइक है, उसकी प्राइस हमें ये नहीं पता कि ओरिजिनल कितनी है, मगर हमें ये चीज़ पता है कि उसकी जो प्राइस है 15% बढ़ गई है। उसके बाद उसकी यानी हम कह रहे 15% इंक्रीज़ है। और इसके अलावा उसकी न्यू जो प्राइस बनी है वो 950 बनी है। ठीक है, 950,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने सिर्फ 950 वहाँ पे मेंशन था। तो इसमें तरीका क्या था, हमने ये किया कि एक से हमने लिया है उसकी ओरिजिनल प्राइस, प्लस हमने किया उसका परसेंटेज यानी 15% इज इक्वल टू हमने लिखा 950। तो ये इसको हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। तो एक्स हमारी ओरिजिनल प्राइस है। अच्छा, 15% ऑफ यहाँ पे एक्स आएगा, क्योंकि 15% जब भी हम परसेंटेज लेते हैं किसी नंबर की लेते हैं। हाँ, एक वो तरीका अलग है जो मैंने वहाँ पे पहले लेक्चर के जो मतलब परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में जो लिखा है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम कन्वर्जन करते हैं, मगर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो परसेंटेज हमेशा हमेशा क्या होती है, किसी न किसी वैल्यू की होती है। तो हमने वहाँ पे ये वैल्यू एक्स लिया है, क्योंकि एक्स की परसेंट हमें 15% है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स प्लस 15 परसेंटेज की सिंबल हटाएंगे तो डिवाइड में सब आएगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू 950। क्लियर है। यस सर। तो एलसीएम निकाल के अगर हम डायरेक्टली मैंने वहाँ पे भी किया तो यहाँ पे भी कराऊँ, तो एलसीएम से 100 नीचे डिवाइड में आएगा और ऊपर जो बनेगा वो 115 बनेगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू 950। अब यहाँ से सिर्फ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और कुछ नहीं है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 950। ठीक है, 950 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 115। तो आगे हमें सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो ये जितना भी जी बने, सर। ठीक है। तो इसमें हम ये भी क्वेश्चन मैंने अभी किया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैंने मतलब इसी से अपना बनाया कि वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसकी 15% प्राइस बढ़ गई है। अगर मैं ये कहूँ कि 15% इसकी प्राइस कम हो गई है, तो यही चीज़ होती, सिर्फ हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस देते और आगे सॉल्व करते एक्स के लिए। और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे वो एक्स कम की वैल्यू कम आएगी 950 से, और वहाँ पे वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब प्राइस बढ़ जाती है तो पिछली प्राइस लाजमन कम होगी, और जब प्राइस कम हो जाती है तो पिछली प्राइस जो ओरिजिनल थी वो हमारी लाजमन ज़्यादा होगी, तभी हमारी न्यू जो है ये बनी है। क्लियर है सवाल। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मतलब परसेंटेज का थोड़ा बहुत अभी एक ये दिखा था, और इसके अलावा मैंने अभी उनको रेशियोज और प्रोपोर्शन की कहा है, मगर यहाँ पे मैंने वो नहीं किए, तो मैं फ़िलहाल मैं उन क्वेश्चन को नहीं कर रहा। एक चीज़ जो मुझे और याद आ रही है इसमें, वो ये है कि एक अच्छा, वो एक हमसे मतलब उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई कि एक ये कह रहा है कि एक यहाँ पे एक बंदा है, उसकी जो मंथली इनकम है वो 5000 है। मतलब एक सेल्समैन है जैसे होते हैं, तो उसकी 4%, हाँ 4% उसे मिल रहा है इंटायर सेल पे। यानी वो जैसे सेल करते हैं, वो 4% उसको कमीशन मिल रही है। ठीक है, 4% उसको कमीशन है एंटायर सेल पे। जैसे कुछ वो सेल करने गया, अगर उसकी सेल जितनी भी होती है उसमें से 4% उसे मिलेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा वो अपनी सेल्स बढ़ाए। तो हमें हमें फाइंड करनी है उसकी सेल्स कितनी है, क्योंकि उसकी जो मंथली इनकम है ना, वो अब बन गई है 12,200 रुपये। अब क्योंकि उसकी अपनी तो ये 5,000 है, अब 7,200 बढ़ गए हैं। अब वो बढ़ गए हैं, मगर वो किसकी वैल्यू है हमें ये फाइंड करनी है कि इसने कुछ ना कुछ इतनी बड़ी अमाउंट इसने लाजमन कमाई होगी सेल से, ताकि वहाँ से उसको 4% 7,200 मिले, क्योंकि 5,000 तो इसके फ़िक्स रेट है, इसका जो अपना सैलरी है इसकी फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्लस भी लिखा था कि मतलब अब मेन से मंथली सैलरी प्लस 4% कमीशन ऑन हिज इंटायर सेल एंड ही गेट्स मंथली इनकम दिस व्हाट इज़ द टोटल सेल। तो उसने कुछ इस तरीके से सवाल किया था। आपकी एप्टीट्यूड के बुक में था सवाल, अब पेज नंबर और मुझे वो याद नहीं है, मगर आपकी एप्टीट्यूड में जब आपके परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपका लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज़। यस। तो हम ये कह रहे हैं जी। कि
5000, ठीक है, 5000 प्लस 4%। अब हमें ये नहीं पता वो कौन सी वैल्यू है, तो हम उसको एक्स करें तो 4% एक्स का, हाँ, मिलाने के बाद हो रहा है 12,200 रुपये, जो उसकी नेक्स्ट जो हमारी जो उसकी वो टोटल जो बन रही है वो ये बन रही है। तो हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 4% ऑफ एक्स इज़ इक्वल, अब 5000 यहाँ पे प्लस में है, वहाँ माइनस में जाएगा, तो वही होगा जो हमने पहले कहा था, 7200। अब हमें यहाँ पे सवाल मेरा वही आ गया है जो मैंने अपना फार्मूला बना के लिखा था, x% ऑफ y इज इक्वल z। अब हमें यहाँ पे y फाइंड करनी है, तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक ही है तो हम x यूज़ अप कर सकते हैं, यानी 4% किस नंबर का, ये जो इसने 7200 कमाए हैं वो किस नंबर का है, तो 4% एक्स का हमने रखा है। अगर एक्स के लिए सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, 7200 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज की सिंबल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 100 आएगा, डिवाइडर में आएगा आपके पास मैंने 4 रख दिया। आगे ही सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1,80,000, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको पहले से आती है। मेन ये था कि वर्ड प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करें और सॉल्व करें, तो सॉल्व हमने कर लिया है, ये हमारी अर्थमेटिक का अब आ गया है। हमारा जो काम था वो यहाँ तक था कि हमने इसको हल, एक तो हमने कन्वर्ट कैसे किया है, इसके अलावा हमने इसको अटेम्प्ट कैसे किया है, तो हमारा ये अटेम्प्ट सवाल हो गया है। क्लियर है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल हो जहाँ कमीशन की बात हो, तो हमेशा जैसे ब्रोकर होते हैं ना जो बेंगलो, या तो आपको रेंट पे दिला के देते हैं या आपको कोई सेल करके या कहीं से दिला के देते हैं, तो हमेशा वो अपनी एक तो डायरेक्ट तरीका उनका ये होता है, भाई आपकी इतने करोड़ का या इतने लाख का ये प्लॉट या बेंगलो है, आपकी इतनी है, मगर मैं जितने में भी सेल करूँ आपकी जो है ना मेरी इतनी कमीशन बनेगी। तो वो डायरेक्टली पैसे का कोई कुछ पैसे करते हैं, जो बड़े ब्रोकर होते हैं, जो फॉर्मल ज़्यादा जो बिजनेसमैन होते हैं, वो डायरेक्टली मतलब जिनकी बड़ी स्टेट एजेंसी होती है, यहाँ जो लोकल हैं वो तो डायरेक्टली कह दे भाई हम 10,000 या 20,000 लेंगे पर जो भी आपकी ये डील हो गई। बाकी जो बड़े वाले होते हैं वो डायरेक्टली कह दे भाई हम आपका जितने का बिकेगा हम उसकी परसेंटेज लेंगे, तो वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बेचें, ताकि क्योंकि जितना वैल्यू बड़ा होगा उतनी परसेंटेज की वैल्यू उसकी बड़ी होगी, हमें ये पता होता है। तो कोशिश वो ये करता है कि वो महंगा बेचे क्योंकि उसको परसेंटेज मिले। हाँ, कुछ ऐसे करते हैं कि भाई आपका ये जितने में भी जाए मगर मैं आपसे 10,000 लूँगा। तो जब भी कमीशन हम करते हैं तो वो एक डिपेंड करता है आपका, कभी ये भी होता है कि अगर 20 लाख की है, अगर वो 10,000 आपसे ले रहा है, तो ये कर सकता है कि पहले 20 लाख में बेच के 10,000 खुद निकाल के बाकी आपको दे। कुछ ऐसे भी होते हैं पहले आपसे 10,000 उसने ले लिए, आपको उसने 20,000, या फिर ऐसे किया कि आपसे उसने 20 लाख में लिया, आगे वाले को 20 लाख 10,000 में दे दिया, तो 10,000 वो एक्स्ट्रा अपने पास रखता है। तो दोनों केसेस में क्या होता है कि हमेशा कमीशन जब ऐड होती है ना, तो आपकी प्राइस में ऐड होती है हमेशा, क्योंकि जो आपकी पहले 20 लाख आपने तय की थी, तो आपको वो प्लस होगा, डिपेंड करता है आपके ब्रोकर पे वो कौन सी डील कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि एक था इनकम। इनकम दो किस्म की होती है। मैंने कहा था एक इनकम प्रोडक्ट पे होती है, एक इनकम सैलरी पे होती है। जो सैलरी की इनकम होती है हमें वो माइनस होके मिलती है। जैसे मेरी 20,000 तनख्वाह है, तो अगर 10% कुछ कट रहा है स्कूल की तरफ से या फिर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे 20,000 नहीं मिलेंगे, उसका 20% फाइन करके माइनस करेंगे तो हमें वो मिलेगा डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम होता है तो वो खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें कहते हैं आपकी नेट सैलरी इतनी है, आप ये ले जाएं। फिर ये होता है प्रोडक्ट सैलरी में। फिर प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे हमारी अगर मोबाइल फ़ोन है 18,000 की या 20,000 की पहले मिलती थी, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि उसके पार्ट्स जो है ना वो शॉर्ट हो गए हैं, तो पार्ट्स शॉर्ट होने की वजह जब वो दूसरे कंट्री से मंगवाएंगे, लाजमन उसको टैक्स लगेगी, कस्टम की उसकी जो टैक्स लगती है वो लग जाएगी। तो अब जो 20,000 में मिलता था हमें वो 20 में नहीं मिलेगा, कुछ एडिशनल डिपेंड करता है आपकी टैक्स कितनी है, तो जितनी टैक्स होगी वो आपको ऐड होके न्यू प्राइस इसकी जनरेट हो जाती है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ है, जब मैंने ये मोबाइल लिया था अपना, तो मैं गया था, मुझे तब पता चला कि भाई जो मैंने रेडमी नोट 10 प्रो में लेने गया था, तो मुझे पता चला था कि वो 48 का है, मगर जब मैं दुकान पे गया तो उन्होंने कहा 57 हो गया है। रीज़न मैंने पूछा तो रीज़न यही था
कि कस्टम की जो, क्योंकि उनकी यहाँ पे कंपनी नहीं है, तो बाहर से डिफरेंट पार्ट्स नहीं आते, पूरी मोबाइल बन के आती है, तो टैक्स की वजह से उनकी प्राइसेस बढ़ गई है। मगर एक कंपनी जो मैंने अब वीवो ली थी, उसमें ये फ़ायदा था कि उनकी जो है ना यहाँ पे कंपनी है, तो कंपनी की वजह से वो यहीं पे असेंबल करते हैं, तो उनको वो टैक्स नहीं लग रही थी। तो यही मेन फ़र्क है, जब भी टैक्स किसी प्रोडक्ट पे लगता है तो वो ऐड होता है। तो मैंने एग्जांपल शायद मैंने वीडियो में भी दिया है, मैं यहाँ पे भी वही दे रहा हूँ कि हम एटलीस्ट अगर 10 रुपए की एक बिस्किट की बिस्किट भी लेते हैं ना, जो हमारे पास साशे होती है बिस्किट की, मतलब सपर होगा कोई भी, तो वहाँ जब आप प्राइस देखेंगे ना, डायरेक्टली 10 नहीं लिखा होता, वो लिखते हैं 6 या 7 पॉइंट समथिंग प्लस का। तो प्लस हमारी वो टैक्स होती है, और टी भी लिखा होता है। देखा है कभी? यस सर, देखा है। हाँ, तो वो जितनी भी होगी ना, खास करके जो बड़ी बड़ी हमारी भले कितनी भी बड़ी हो, मतलब चीज़ 10,000 की हो या कितनी भी हो, तो डायरेक्टली नहीं लिखते 20 रुपये या 20,000। हाँ, कुछ होते हैं वो लिखते हैं, मगर मेडिसिन में भी यही होता है कि इतनी इसकी ये है, इतनी इस पे टैक्स लगी है, तो टोटल इसकी ये प्राइस बनी है। तो ये चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट पे टैक्स। तो अब वर्ड प्रॉब्लम मैंने हालांकि लास्ट में रखा था, अब क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाना था, और मैंने वो वीडियोस पहले बना ली थी, तो उस वजह से मैंने वो वीडियो शेयर की, तो उसमें आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो गए थे। मगर हम अगर दोबारा अगर कुछ हुए क्वेश्चन आपको, तो हम वो भी उसको डील करेंगे। अब क्योंकि इस बार सेकंड IBM में प्रोग्राम में से अगस्त में स्टार्ट होता है, इस बार वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो इनका कैलेंडर अभी कल परसों आया था। तो वो जो एग्ज़ाम हमारे होंगे ना सेमेस्टर के, वो होंगे फरवरी में। तो फरवरी में अगर सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है, तो श्योरिटी ये हो जाएगी थोड़ी बहुत कि आपकी STHP के चांसेस जो है ना थोड़े आगे चले जाएंगे। मतलब दिसंबर तक आप जनवरी में टेस्ट ले सकते हैं। सॉरी, ठीक है, दिसंबर में आके जनवरी में टेस्ट लिख सकते हैं, वो शिफ्ट शायद हो जाए, मगर हम पहले फिर भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो सर आवाज़ कट रही है आपकी। ठीक है, तो ये वाली हम कह रहे थे टैक्स में ये फ़र्क होता है, और वर्क प्रॉब्लम्स आपके मैं बाद में हम फिर भी बाकी चीज़ों पे करेंगे। यहाँ पे कुछ क्योंकि वीडियो में मेरे पास थे, तो मैंने, और अभी मैं उनको करवा रहा था, तो यहाँ पे मुझे एक दो सवाल ही याद आ गए, तो मैंने ये कर दिए। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही करता हूँ कि यहाँ पे वीडियो ये रिकॉर्डिंग आनी हो, क्योंकि हमें काम आएगा इसमें। तो मैंने, सॉरी, यहाँ पे ये जो मैंने कंटेंट्स बनाए थे इस लिहाज से, तो हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दिया है, परसेंटेज भी कर दिया है, और परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टैक्स, ये भी हमने उस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब हम रेशोज़ कर रहे हैं, उसके बाद प्रोपोर्शन करेंगे। तो आज का वैसे तो बहुत हो गया है इसमें, तो हम रेशोज़ और उसकी कुछ टाइप्स करते हैं। फिर हम कल का जो क्लास होगा, तो हम इंशाल्लाह प्रोपोर्शंस को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोपोर्शन के फिर दोनों टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो न्यू अब जो न्यू टॉपिक है वो यही है कि रेशोज़। वैसे मेरे पास बोर्ड की अरेंजमेंट होती है, अभी टाइम क्योंकि बढ़ गया था, तो वो अरेंजमेंट नहीं हो सकती। तो रेशोज़ हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हम टूटते हैं ना 2/5 फ्रैक्शन, तो ये असल में रेशो ही है। जैसे लिखने का तरीका ये है, मतलब सिंपल वे फ़िलहाल हम ये है, क्योंकि रेशो लिखें 2/5 या 2/5 बात एक ही है। इसकी मीनिंग अलग होती है जब हम डिफरेंट क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक चीज़ और होती है कि हम रेशियो हमेशा सेम चीज़ों का करते हैं। अगर हमारे पास मीटर्स हैं, तो मीटर्स से करेंगे रेशियो, किलोमीटर से तो किलोमीटर करेंगे। अगर टाइम के लिहाज से देखें, दिन है तो दिन से ही रेशियो, यानी 20 दिन और 50 दिन है, तो दिन का दिन से करेंगे। ऐसे नहीं कि 20 दिन और 20 आवर्स का हम रेशियो लें, तो ऐसे नहीं होता। रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी का होता है। और इसके अलावा हमारे पास मतलब रेशियो था, एक तो मेन यही है कि हम सेम का लेते हैं, और ये फ्रैक्शन को ही हम लिखते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं टाइप्स, जो वो मेन है, वो हमारे पास एक होती है कंटिन्यूड रेशियो, जो कि आपकी सिक्स्थ या सेवन्थ सेवन्थ की मैथमेटिक्स में आपके पास लिखा हुआ है कि सेवन्थ टेक्स्ट बुक में। तो A/B अगर आपके पास गिवन है, ठीक है, A/B आपके पास है 2/3, 2/3, और B/C आपके पास गिवन है
4:5। शायद आपको आता होगा, फिर भी मैं टॉपिक्स रखिए तो इसलिए आपसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो 4 फॉर एग्जाम्पल 5 करता हूँ। तो कंटिन्यूड कैसे होता है, ए रखा, बी रखा और हमने सी रख दिया। तो ए है 2 3 और 4 5 हमें फिर बी सी यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का तरीका कैसे होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं। तो आंसर हमारे पास जो आएगा 2 4 8 आएगा। अच्छा, जगह नहीं बच रही यहाँ पे। ठीक है, 2 4 8 आएगा, फिर 3 4 12 आएगा, 3 5 15 भी आएगा। तो हमारे पास आंसर तो ठीक है 8 भी है आ रहा था वो। अगर हमारे पास से अगर कोई नंबर किसी की टेबल लग रही है, अगर सब पे लगेगी तो हम लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। हाँ, एक और चीज़ होती है जो मैंने कल और परसों देखी थी कि हम ऐसा भी करते हैं, जो ज़्यादा नंबर्स पे टेबल लगती है ना, हम वो लगा देते हैं, भले वो इसी किसी एक पे अफेक्ट डाले। यानी अगर एक की जगह एक पे 4 भी है, 6 भी है और इसके अलावा 5 भी है। ठीक है, 4 और 6 पे 2 डेल्स की लगती है, मगर 5 पे लगने नहीं लगती, मगर हम लगा देंगे क्योंकि वो तो 2 और 3 बन जाएगा। हम जो 5 है उसको 2.5 कर सकते हैं। तो एक तरीका इसमें ये भी है, मतलब जो मैक्सिमम पे लगेगी हम वो लगा के, बाकी भले वो तीसरे पे इफेक्ट आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो वही कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी पे टेबल लगेगी हम वो लगा देंगे, बाकी का कुछ भी हो, क्योंकि हम वोट्स भी लेते हैं, मेजॉरिटी देखते हैं। मिनॉरिटी भले वो आप कम वोट्स हो, मगर वो कंसिडर नहीं होती क्योंकि हम मेजॉरिटी का काउंट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कह सकते हैं कि अगर रेशोज़ कंटिन्यू है, अगर टेबल किसी की ज़्यादा पे लग रही है तो हम वो लगा देंगे। तो कुछ पे जिस पे नहीं लग रही थी, एग्जैक्टली नहीं लग रही, तो हम उसको डेसिमल में लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कंटिन्यूड में ये चीज़ होती है 3 के केस में। तो यही चीज़ हम रिपीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 4। तो 4 के केस में A/B मिला हो सकता है हमें, A/B, फिर हमें B/C भी मिला हो सकता है और C/D भी। तो मैंने यहाँ पे अभी इकट्ठे रख दिए क्योंकि मैं वैल्यू डिफरेंट अभी यहाँ पे रखते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 3 रख रहा हूँ, 4 5 रख रहा हूँ और हमारे पास 7 और 8 रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सिंपलीफाई इसको करते हैं। तो ये हमारे पास एक तो ये मल्टीप्लाई आपस में होंगे, और दूसरे को मैं कलर और देके ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ करेंगे, और लास्ट में हमारे पास जो है वो इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसको छोड़ेंगे नहीं, डायरेक्टली वहाँ बाहर नहीं जाएंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा कैलकुलेट करें, आपसे लिखा जाए तो आप लिख लें वाले आंसर्स क्या क्या होंगे। पहले का आंसर क्या होगा, 14। तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना, और मैंने यहाँ पे इसीलिए से लिखा था मगर लगा नहीं, ये इसके साथ होके फिर जाएगा आगे। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके फिर क्रॉस होके जाएगा, मतलब मीनिंग कहने की ये है। और मैंने लिख रहा था, मैं यहाँ पे लाइन सही नहीं बनी थी, ये भी इसके साथ, सॉरी यहाँ 5 था, तो मैं कह रहा हूँ इसके साथ मल्टीप्लाई होके फिर 7 के साथ होगा। तो 2 4 8, 8 7 56 आएगा। तो मैंने लाइन सही नहीं लगाई थी, मगर तीनों आपस में होंगे। दूसरा क्या होगा, 15 5 7 yep। डायरेक्शंस मैंने दी थी, मगर वो देखिए शुरू से मैं दोबारा अगर डायरेक्शंस दूँ ना, तो पहला तो ठीक है, जो लिखा है वही है। दूसरी डायरेक्शन के लिए मैंने यूज़ में मार्कर रेड नहीं करा, मैं कौन सी करूँ, ये लो करता हूँ। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 3 को 4 से, फिर 4 को 2 से। तो 3 को 4 से करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे ठीक है। यस सर। फिर तीसरा 3 को 5 से, फिर 5 को 2 से, कितना होगा,
to the 10. Sir, 10, 30. तीनों को करना है ना। Okay, sir. 3 को 5 से तो किया, उसके बाद फिर उसी रिजल्ट को करना है ना, जो जवाब आया था। अच्छा, ठीक है। फिर बाहर वाले आपस में करें मल्टीप्लाई, आखिरी तीनों। 3 से सर, 3, 5 और 8। हाँ हाँ 3, 5 15, 15, 8 0, 15, 8 0. 120। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 120 आ गया लास्ट वाला। अब 4 की टेबल जो है ना 56 पे तो लग रही थी, 24 पे भी लग रही थी, 120 पे लग रही थी, मगर 30 में इशू था। तो इसमें सब में जो टेबल लग रही है वो 2 की है, तो पहले हम वो लगा देते हैं। अगर 2 की टेबल लगा देंगे ना तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, मैं रिज़ल्ट लिखूँ, वो होगा हम लिखते कैसे हैं, अगर सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि इसको 2 की टेबल तो 28 टाइम लगेगी, यहाँ पे 12 दफ़ा लगेगी, यहाँ 15 दफ़ा लगेगी, और यहाँ पे 60 मरतबा लगेगी। ऐसे ही होगा। Yes, sir. तो ये इसकी सिंपलीफिकेशन है रेशियोज़ की ज़्यादा। तो पहले फाइन करना आना चाहिए, फिर हमारी सिंपलीफिकेशन। हाँ, इसी का एक और यूज़ है जो अभी भी हम वो कर सकते हैं, जो हमारे पास जो मोस्ट यूज़ है इसका, जो अच्छा खासा रियल लाइफ में भी है, वो है शेयरिंग में। तो एक तो डायरेक्टली कभी कभी कंटिन्यू रेशियो दिया जाता है, भाई इस रेशियो से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अब आप बताएं हमें कि हर किसी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो एक सवाल डायरेक्टली ये होता है। कुछ और सवाल ऐसे होते हैं, भाई इन दो का जो मतलब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट तो हो रही है, इन दो का रेशो ये है, इन दो का रेशो ये है, अब टोटल जो है ना आप बताएंगे सबकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो पहले हम वहाँ से कंटिन्यू रेशो फाइंड करेंगे, फिर हम वहाँ पे इसका जो है शेयर है वो निकालें, शेयर कहें या फिर यहाँ पे हम पार्ट कह सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास इसका मैं ये कह सकता हूँ, जो अगर मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली, पहले हमारे पास प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूँ कोई हम डिस्ट्रीब्यूट करें 2:3:5 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, तो कुछ उसकी कुछ अमाउंट है, प्रॉपर्टी है या कोई प्रॉफिट है, कुछ भी हम पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ठीक है, तो 2, 3, 5 एंड 8 ठीक है, तो हम कह रहे हैं 27 हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहा 20 क्या हो गया 20 लिख ही नहीं रहा था 27,000। तो हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं 3 बंदों में इस रेशो से यानी एक को 2 हिस्से मिलने चाहिए, दूसरे को 3 हिस्से, आखिरी को 5 हिस्से। अब हिस्से तो पता है, हमें टोटल अमाउंट नहीं पता कि कितनी है, तो हमें ये फाइंड करनी है कि इसको कितने कितने मिलेंगे एग्जैक्टली। तो हम ये करते हैं, पहले हम ऐड करते हैं 2 + 3 + 5, तो ये हो जाएगा 10 ही होगा। तो हम अगर पहला का फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम करेंगे 2/10 मल्टीप्लाई बाय 27,000। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो के केस में सॉल्व करना 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। वैसे 10 की टेबल लगती है बैक एंड पे, मगर हम
ज़ीरो ऐसे काट देते हैं, मगर एक्चुअल में वो टेबल हम लगाते हैं। तो 2 को 27, अब 1000 नहीं रहा, वो 100 हो गया, तो 5400 हो जाएंगे अभी। तो यानी एक जो कोई पहले बंदे को मिलेंगे 5400 मिलेंगे। सिमिलरली दूसरे को हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसी तरीके से विथ 3 रख के, जो क्योंकि कैलकुलेशन वैसे दोनों में 0 0 हर किसी में कैंसिल ही होगा। अब पहले वाले में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे वाले में 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 8100 हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और 5 मल्टीप्लाई होने की वजह से ये हो जाएगा 27 27 54 54 54 108 108 और 57। तो आई थिंक सो कितने हो सकते हैं, 135 अराउंड कुछ। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मगर मतलब 13500 में अगर कह रहा हूँ, और वो भी 540 हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये लिखा हुआ है। तो ठीक है, क्योंकि टोटल इन तीनों का जो सम है वो 27 आना चाहिए, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो 8 और 5 तो 13 पहले से ही हो गए हैं, 13 और हैं, ठीक है, 26 हो गए। अब 100 ये था, 60 60 वो है, तो वो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, मगर तरीका हमारा हर किसी में यही होगा। जो मैं यहाँ पे होल बना रहा हूँ ये वाला होगा। तो 2 अपान है, दूसरे में 3 अपान लिखेंगे, तीसरे में 5 अपान लिखेंगे। तो कैलकुलेशन मेरी पहली वाली तो ठीक है, दूसरी वाली मेरी हो सकती है। यहाँ पे शायद मेरा 0 था, यहाँ पे मैंने 6 समझा था, तो ये भी आपका 0 में चला जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये 13,000 एग्जैक्टली 500 हो जाएंगे। तो अब हमारा शायद इनका सम भी सही आ जाए। क्लियर है ये चीज़ें? ले रहे हैं क्लास या चलेंगे? सर ले रहे हैं, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आ रहा है, आ रही है। क्लियर है ये चीज़ें? जी जी सर, ठीक क्लियर है, है। तो मतलब वैसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये यहाँ पे यही है कि रेशो कभी मिला होगा, कभी इंडिविजुअल, मतलब दो दो का, जैसे हमारे पास 6th या 7th की भी जिसमें ये रेशो भी डिफाइंड है ना, तो वहाँ पे सवाल ऐसे हैं कि हमें ये कहते हैं कि हम यूटिलिटी बिल पे कर रहे हैं, वाटर का, गैस का, फ़ोन का, और जो चौथी चीज़ शायद कुछ और थी, ठीक है, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है। 4 चीज़ें का हम बिल पे कर रहे हैं, मगर हमने बिल पे कर दिया है भाई 27,000 कुछ 100 या 26,000 कुछ ऐसे का अमाउंट है। तो वो कह रहे हैं इन इतनी तो हमने अमाउंट पे की है, मगर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी और फ़ोन का इतना रेशो है, इनका इतना रेशो है, इनका इतना है, तो इंडिविजुअल उन्होंने दो दो की इकट्ठे दिए। अब हमें पूछ रहे थे इस सवाल में कि हमें हर किसी जो एग्जैक्टली हर कोई जो बिल है ना उसकी अमाउंट कितनी है, यानी एग्जैक्टली हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कितने पैसे जा रहे हैं, और उसमें कितने जा रहे हैं, और बाकियों में कितने जा रहे हैं। तो उसका तरीका भी वही है, हम पहले कंटिन्यू रेशो चारों का फाइंड करेंगे, फिर चारों का फिर इसी तरीके से, यानी दोनों को मिक्स किया, यानी पहला वाला तरीका हमने किया वो आ गया, उसके बाद फिर हमने ये वाला तरीका किया, क्योंकि पहले वाले तरीके से हम ऐसा कुछ फाइंड कर लेंगे। हाँ, वैल्यूज़ डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, मगर यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। इसके बाद हम फिर ने ये करना सीखा है, तो दोनों को इकट्ठे करेंगे तो उस सवाल का हल हमें मिल जाएगा। क्लियर है? जी जी सर, क्लियर ठीक है। है, एक होता है ये कंटिन्यूड। एक और जो चीज़ मैं इसमें करवाना चाह रहा हूँ वो रेशो से रिलेटेड ही है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंडेड रेशो। एक था हमने पहले जो लिखा था वो कंटिन्यूड था, एक होता है कंपाउंडेड। तो कंपाउंडेड में थोड़ा फ़र्क होता है। कंपाउंडेड, ठीक है, तो कंपाउंडेड रेशो रेशो, तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी मैट्रिक में लिखी हुई है कि वो यही है कि ए रेशो अगर बी है, दूसरा सी रेशो डी है, तो हम इसका कंपाउंड रेशो निकालना चाह रहे हैं, तो वो यही करेंगे, ए अपान सी को मल्टीप्लाई करें सी अपान डी के साथ। अब हमने यहाँ पे ए बी सी डी रखा है, मगर आपके पास अगर कुछ डिपेंड करता है, अगर आपके पास नंबर्स हैं कुछ इस किस्म के 2 3 5 7, तो अगर आपके पास टेबल्स है, इस किस्म की टेबल या इसमें टेबल या ऐसे कुछ टेबल नहीं लग रही, तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में। वरना अगर टेबल लग रही तो हम पहले सिंपलीफाई करेंगे, यानी फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम यही करते हैं कि पहले हम टेबल लगाते हैं, अगर नहीं लग रही तो न्यूमरेटर आपस में, डिनोमिनेटर आपस में। तो हमारे पास ये तरीका होता है हल करने का। तो वही चीज़ें हैं, हाँ डिपेंड करता है यहाँ पे नंबर्स हो
एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, जैसे हमारे अलजेब्रिक फार्मूला होते हैं ना, तो वहाँ पे a+b का होल स्क्वायर a-b होल स्क्वायर वो हो सकते हैं, जहाँ पे वो कैंसिल होके कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बन जाए। तो मेट्रिक के अगर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, जो क्लास 10 जो है हमारी सिंटेक्स बुक की चैप्टर नंबर 9 में। और एक और चीज़ इसमें है कि वो आगे आती है वैसे रेशियोज और प्रोपोर्शन का, यानी वेरिएशन का चैप्टर वैसे, मगर 9.1 में जो वो रेशियोज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इस किस्म की रेशियोज़ भी हैं और इसके अलावा डुप्लीकेट रेशो भी है। तो डुप्लीकेट रेशो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ तो वो इजी है। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो, तो डुप्लीकेट का मतलब वैसे तो हम डबल कह सकते हैं, वैसी कॉपी, मगर यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, वहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं। तो अगर एक रेशो बी था तो इसका डुप्लीकेट रेशो ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, तो हम रेशोज़ को स्क्वायर करते हैं, वो हमारा डुप्लीकेट रेशो बन जाता है। तो कुछ सवाल इस पे भी डिपेंडेंट है उसी एक्सरसाइज में, कि आपको ये कहते हैं भाई अगर इस एक्सप्रेशन का या इस रेशो का डुप्लीकेट रेशो ये है, और उन्होंने उस रेशो एक में ए दे दिया है फॉर एग्जांपल, तो हम रेशोज़ को इक्वल करके यानी एक का रेशो डुप्लीकेट निकाल के दूसरे के बराबर रख सकते हैं। क्यों? हम कह रहे हैं ये इसका डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट तभी आएगा जब हम एक का डुप्लीकेट निकालेंगे दूसरे के बराबर रखेंगे। अगर वहाँ पे कोई अननोन है तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं एग्जैक्टली मुझे, क्योंकि बुक अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ये याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, मगर क्वेश्चन मुझे याद है कि इस तरीके के हैं उसमें। ठीक है, 9.1 मैट्रिक की बुक जो है, तो अभी जो शायद हाँ सर, मेरे पास है। हाँ है ना, तो आप चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। अगर पुरानी बुक है जिसमें 9-10 का कटे है, तो उसमें चैप्टर 9 जो 8 में एलिमिनेशन है, उसके बाद जो 9 चैप्टर वेरिएशन का है उसमें 9.1 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपसे हो सके तो आप 9.1 की फ़ोटो निकाल के इसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। ठीक है, तो ओके सर, मैं डुप्लीकेट कर रेशो, दूंगी। ट्रिप्लीकेट भी ऐसे ही होता है। हम क्यूब निकालते तीनों का, दोनों का रेशो का ही। और एक और चीज़ होती है, मगर एग्जैक्टली मुझे इसका नाम नहीं पता, हम दोनों का रेडिकल भी लेते हैं। तो रेशो का रेडिकल लेने का भी एक नाम है वहाँ पे, वो भी आप अगर लिखेंगे तो फ़ोटो निकालेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आप ग्रुप में वो भी शेयर कर दीजिएगा नाम, कि इसको हम ये कहते हैं। तो मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर ये पता है वहाँ पे रेडिकल वाला भी कुछ नाम था। ठीक है, तो रेशोज़ में हम यही कर सकते हैं। एक तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेशो फाइंड करना चाह रहा हूँ 20 मिनट का। ठीक है, किसके साथ? 60 सेकंड के साथ। ठीक है, तो मुझे करना है तो पहले मुझे यूनिट सेम करना पड़ेगा, तभी ये हो सकते हैं। तो पहले मिनट को सेकंड में करेंगे तो ऊपर वाला 20 × 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, ऐसा ही। तो 60 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20, सिर्फ 20 और सेकंड दोनों का कैंसिल, यानी इसका जो जवाब आएगा 20:1 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। तो ये तो मैंने इजीली ले लिया, ताकि एक तरीका आपको मतलब बता दूँ, वरना डिफरेंट क्वेश्चन हो सकती है जहाँ पे टेबल्स लगेंगी, कुछ न्यूमिनेटर में बच सकता है, कुछ डिनोमिनेटर में बच सकता है। तो वहाँ पे आपकी मैं अभी कल मैंने शेयर की थी स्टूडेंट के साथ, तो मैं वो 7th क्लास की जो रेशियोज़ वाली है ना, वो सेक्शन मैंने शेयर कर किए हुए हैं आपके ग्रुप में, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो वो मेरे पास फ़ोटो उसकी निकली हुई है, तो वो मैं सेंड कर रहा हूँ। बाकी आप 9.1 का वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले बेसिक वाला कर लेंगे तो ओके ये सर। आपसे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्लास अभी 30+ हो गई है मिनट्स की, तो ये काफ़ी है, क्योंकि कल हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे तो दोनों उसके केसेस भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन हुए तो हम वो भी, जो मोस्टली तो मैं अपना क्वेश्चन वो बना के उसी टाइम करता हूँ, कुछ अगर हुए तो हम बुक से भी करेंगे, मेरे वो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि अभी इनकी नोटिफिकेशन आ सकता है जूम वालों का कि आप 40 मिनट से अबव हो गए।